दोस्तों, एक ऐसी पीएसयू कंपनी जिसने इंडिया के स्टील सेक्टर की फाउंडेशन खड़ी की है, उसके क्वार्टर वन रिजल्ट अभी आए हैं। प्रॉफिट 2000 करोड़ के ऊपर, प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर, लेकिन मार्जिन में हल्का सा प्रेशर रहा। क्या मंडे को एनएमडीसी ब्रेकआउट दे सकता है? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनएमडीसी एक्चुअली करती क्या है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न पीएसयू कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी आयरन और माइनिंग कंपनी मानी जाती है। इसका काम ज़मीन से आयरन और निकालना और उससे स्टील कंपनीज को सप्लाई करना है। एनएमडीसी का बिजनेस मॉडल देखें तो आयरन और माइनिंग, स्टील कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करना, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में बड़े माइंस बनाना, गवर्नमेंट ओनरशिप की वजह से स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी। अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, हाईवेज और कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी और स्टील की डिमांड बढ़ेगी तो आयरन ओर की डिमांड भी बढ़ेगी। यही एनएमडीसी की लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अब बात करते हैं एनएमडीसी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स की। दोस्तों, पहली नज़र में एनएमडीसी के रिजल्ट्स एवरेज लगते हैं। प्रॉफिट सिर्फ 2% बढ़ा है, लेकिन असली स्टोरी प्रॉफिट में नहीं, रिकॉर्ड प्रोडक्शन में छुपी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू की। रिवेन्यू 6795 करोड़ रहा। रिवेन्यू का मतलब होता है कंपनी की टोटल सेल्स। पिछले साल के कंपैरिजन में रिवेन्यू लगभग 2% बढ़ा। ये एक्सप्लोजिव ग्रोथ नहीं है, लेकिन कमोडिटी बिजनेस में स्टेबल रिवेन्यू भी पॉजिटिव माना जाता है। सेल्स स्टेबल है, डिमांड कम्प्लीटली वीक नहीं हुई है। इसका नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 2007 करोड़ के आसपास शुद्ध मुनाफा कमाया है। पिछले साल ये 1969 करोड़ था, मतलब प्रॉफिट में सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई है। लेकिन सवाल ये है, प्रॉफिट इतना कम क्यों बढ़ा? इसका आंसर ये है, आयरन ओर के सेलिंग प्राइसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, इसीलिए मार्जिन पे प्रेशर आया है। एबिटा लगभग 2468 करोड़ रहा और मार्जिन 6.3% पर आ गया। पिछले साल ये 36.8% था। एनएमडीसी में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है रिकॉर्ड प्रोडक्शन। दोस्तों, माइनिंग कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखा जाता, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कितना आयरन ओर निकाला गया। एनएमडीसी ने रिकॉर्ड 15.1 मिलियन टन प्रोड्यूस किया है। ये फ्यूचर सेल्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब सेल्स का वॉल्यूम देखते हैं। प्रोडक्शन के साथ कंपनी ने 11.75 MT सेल्स भी रिपोर्ट किया है, मतलब सिर्फ और निकाला ही नहीं, उसका अच्छा हिस्सा बेचा भी गया। ये कैश फ्लो के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल एनएमडीसी के रिजल्ट को मैं 7.5 दूंगा। प्रॉफिट एवरेज था, मार्जिन में हल्का प्रेशर था, लेकिन रिकॉर्ड प्रोडक्शन ने लॉन्ग टर्म स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसी वजह से पैनिक सेल नहीं हुआ, बल्कि ब्रेकआउट का वेट करना ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी लगती है। अब बात करते हैं एनएमडीसी के फ्यूचर ग्रोथ की। एनएमडीसी सिर्फ एक माइनिंग कंपनी नहीं है, ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का इनडायरेक्ट बेट भी है। एनएमडीसी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए ये 3 पॉइंट्स हैं। और एक, गवर्नमेंट कैपेक्स। एनएमडीसी को कैसे फ़ायदा होता है? दोस्तों, गवर्नमेंट कैपेक्स का मतलब होता है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा, जैसे नए हाईवेज, मेट्रो, रेलवेज, ब्रिज और एयरपोर्ट्स बनाना। अब सवाल ये है कि इसका एनएमडीसी से क्या कनेक्शन है। हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा स्टील लगती है और स्टील बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है आयरन ओर। एनएमडीसी इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, इसीलिए जब गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ता है, स्टील कंपनीज को ज़्यादा आयरन ओर चाहिए होता है और इनडायरेक्ट बेनिफिट एनएमडीसी को मिल सकता है। एक सिंपल फ्लो याद रखो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, स्टील डिमांड, आयरन ओर डिमांड, एनएमडीसी रिवेन्यू। डोमेस्टिक स्टील डिमांड, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। इंडिया अभी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स में से एक है। हर साल नए घर, फैक्ट्रीज, वेयरहाउस और इंडस्ट्रीज पार्क्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितना कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा उतनी स्टील की कंजप्शन बढ़ेगी और स्टील कंपनीज को कंटिन्यूसली आयरन ओर की ज़रूरत पड़ती रहेगी। एनएमडीसी की स्ट्रेंथ ये है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट स्टोरी नहीं है, इसकी डिमांड का बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री से भी आता है। इसीलिए
लॉन्ग टर्म में इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एनएमडीसी के लिए सपोर्टिव फैक्टर मानी जाती है। नंबर 3, रिकॉर्ड प्रोडक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव, एनएमडीसी ने Q1 में 15.1 मिलियन टन आयरन ओर प्रोड्यूस किया, जो कंपनी का हाईएस्ट एवर जून क्वार्टर प्रोडक्शन है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, फ्यूचर ग्रोथ का सिग्नल है। दोस्तों, प्रॉफिट आज का रिजल्ट बताता है, लेकिन प्रोडक्शन कल की ग्रोथ दिखाता है। इसीलिए मार्केट ने एनएमडीसी के रिकॉर्ड प्रोडक्शन को पॉजिटिव सिग्नल माना है। देखते हैं स्पोर्ट जोन की, जो है 82 से 83। अब स्पोर्ट जोन क्या होता है? स्पोर्ट वो लेवल होता है जहां पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक गिरते गिरते रुक सकता है। एनएमडीसी में 82 से 83 का एरिया स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। पिछली बार भी इस रेंज के आसपास बायर्स आए थे। अगर मंडे स्टॉक इस जोन तक आता है और वहां से रिवर्सल कैंडल बनाता है तो ये पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। मतलब 84.40 करंट प्राइस, 83 स्पोर्ट, 82 के नीचे क्लोजिंग मतलब वीकनेस। रेजिस्टेंस जोन है 86 से 87। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। से 87 के बीच एनएमडीसी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक यहां बार बार रुकता है तो इसका मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसी लेवल के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो नई रैली शुरू हो सकती है। समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। सिर्फ 87 टच करना ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट तब माना जाएगा जब 87 के ऊपर क्लोज करे और वॉल्यूम भी एवरेज से ज़्यादा हो। यही कंफर्मेशन होती है। के लेवल्स देख लेते हैं। अबव 87 बाय, टारगेट 1 90, टारगेट 2 94, स्टॉप लॉस 84। स्टॉप लॉस इतना ज़रूरी क्यों? यही गलती करते हैं। मान लीजिए आपने 87 पर ब्रेकआउट बाय किया। अगर स्टॉक 90 गया प्रॉफिट, अगर 94 गया बिगर प्रॉफिट। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल हो गया और प्राइस 84 के नीचे आ गया तो एग्जिट करना डिसिप्लिन है। मार्केट पैसे एंट्री से नहीं एग्जिट से बनते हैं। ये ट्रेडिंग प्लान बुलिश 87 के ऊपर ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम, साइडवेज 83 से 87 रेंज में वेट, बेरिश 82 के नीचे क्लोजिंग मिले तो फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। दोस्तों, एनएमडीसी का ट्रेंड अभी न्यूट्रल से बुलिश बन सकता है। मेरे लिए 87 ब्रेकआउट सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। 82 स्पोर्ट को प्रोटेक्ट करना इक्वली ज़रूरी रहेगा। इम्पोर्टेंट बात, गैप अप ओपनिंग को चेस मत करो, क्योंकि सारे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट खुलते ही देखते हैं कि स्टॉक 2 से 3% ऊपर ओपन हुआ और तुरंत बाय कर लेते हैं। लेकिन कई बार इंस्टीट्यूशन उसी गैप अप पर प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं और स्टॉक नीचे आ जाता है। हर गैप अप कंटिन्यूशन नहीं होता, कुछ गैप्स जल्दी फिल भी हो जाते हैं। सिर्फ ग्रीन ओपनिंग देकर एंट्री मत लेना। मार्केट पहले 15 से 20 मिनट में डिसाइड करता है कि गैप अप जेन्युइन है या सिर्फ एक्साइटमेंट। वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करो, मतलब है कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अगर प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रेड अक्सर ओपनिंग वॉल्यूम को रीसेंट एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्सेस फ्रीक ब्रेकआउट का चार्ट भी दिया हुआ है। अगर एनएमडीसी 87 के ऊपर निकले लेकिन वॉल्यूम वीक हो तो मैं एंट्री अवॉइड करूंगा। लेकिन वही ब्रेकआउट हैवी वॉल्यूम के साथ आए तो उसके सस्टेन होने के चांसेस इंप्रूव होते हैं। एक कंपनी का रिस्क फैक्टर भी होता है। इस कंपनी का भी एक रिस्क फैक्टर है, इसे में समझते हैं। पहले नंबर पर आयरन ओर प्राइस का रिस्क। एनएमडीसी का पूरा बिजनेस आयरन ओर पर डिपेंड करता है। अगर ग्लोबल या डोमेस्टिक मार्केट में आयरन ओर के प्राइस गिरते हैं तो कंपनी को हर टन पर कम पैसा मिलेगा। चाइना और ग्लोबल स्टील डिमांड। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। जब चाइना में कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग स्लो होती है तो ग्लोबल स्टील डिमांड कम हो सकती है। उसका डायरेक्ट असर आयरन और प्राइस पर पड़ता है। इसीलिए एनएमडीसी चाहे इंडियन कंपनी हो, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी साइकिल उसके बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। सिंपल फ्लो, चाइना स्लो, स्टील डिमांड कम, आयरन और प्राइस वीक, एनएमडीसी मार्जिन प्रेशर। नंबर 3, कमोडिटी सेक्टर की वॉलेटिलिटी। एनएमडीसी एक कमोडिटी स्टॉक है।
इस टाइप के स्टॉक में कभी कभी 5 से 10% का मूव बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए इमोशनल ट्रेडिंग नहीं, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना डेंजरस हो सकता है। एनएमडीसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पीएसयू है, लेकिन हर स्ट्रॉन्ग कंपनी में भी रिस्क होते हैं, इसीलिए सिर्फ अच्छे रिजल्ट देखकर बाय मत कीजिए। प्राइस, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट को साथ में देखना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है।